हमारे साथ एक खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल राजेश फेरवानी साहब, जो कि फाउंडर हैं वेल क्रिएट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के। 25 साल से ज़्यादा का गहरा लंबा अनुभव राजेश सर रखते हैं और आपने एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एल&टी म्यूचुअल फंड जैसी दिग्गज संस्थाओं में काम किया है। आज तो सर जो दो बड़ी संस्थाओं में आपने काम किया है, एचडीएफसी एमसी, यही पूरा ग्रुप चर्चाओं में है। इससे पहले कि मैं बाजार पे आगे पे डायरेक्शन पर बात करूं, आपसे इसी मेगा मर्जर पर एक राय लेना चाहता हूं। क्या मायने हैं इसके लिए, कॉर्पोरेट इंडिया के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए? शुक्रिया अनिल जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जी सर। मैंने इस कंपनीज में काम किया है, एचडीएफसी में काम किया है, ग्रुप कंपनी में काम किया है, और मुझे लगता है इससे बेहतर कॉर्पोरेट इंडिया में मैंने अभी देखा नहीं है। और ये जो मेगा मर्जर हो रहा है आज, ये दो कंपनीज मिलके ग्लोबल लेवल पे फोर्थ लार्जेस्ट मार्केट कैप हो जाएंगी बैंक्स में। तो मुझे लगता है कि हम लोग आज जो ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, इंडिया ग्लोबल मैप पे बहुत बड़ा हो रहा है। मुझे लगता है ये बड़ी शुरुआत है। और आज इंडिया में ये इसका सबसे बड़ा मार्केट कैप भी हो जाएगा। तो दोनों मिलके इतनी बड़ी साइज हो जाएगी। मार्केट शेयर इनका तगड़ा हो जाएगा इंडियन मार्केट में। हाउसिंग फाइनेंस में ये लीडर है, बाकी सेक्टर्स में भी एचडीएफसी बैंक लीडर है। मिला के ब्रांचेस बढ़ जाएंगे और इंटीग्रेशन का बेनिफिट बहुत अच्छा इन दोनों को मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि ऑल ग्लोबल लेवल पे ही हमारा ये बड़ा मुकाम है। और इनकी एफिशिएंसी लेवल जो मैंने देखी है वो एक अलग ही लेवल की है। इनकी एम्प्लॉय की तरफ जो रवैया है और जो उनकी तरफ जो उन्होंने उनकी वेल्थ क्रिएशन की है टॉप टू बॉटम, वो एक ही अलग ही लेवल की है। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी शुरुआत है इंडिया को ग्लोबल मैप पे लेके जाने की। कोई अच्छी शुरुआत है। शुरुआत भारतीय बाजारों की भी आज फिर से एक मजबूती के साथ हुई। लगातार तीसरे दिन सर लाइफ हाई पर हैं। लोग अब ये जानना समझना चाहते हैं व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या डायरेक्शन है बाजार का सर? सर आई थिंक आप देखें तो जो हमारी रैली हुई है उसमें दो तीन हिस्से हैं जिनकी वजह से रैली हो रही है। एक तो एफआईआई सेलिंग जो हो रही थी अब खत्म हो गई है। ये साल 5-6 महीने एफआईआई ने खरीदा है। अब देखो तो फरवरी से लेके आज तक एफआईआई ने सिर्फ खरीदा है। लास्ट मंथ में हाईएस्ट एफआईआई परचेज हुआ है 2 साल में। तो मुझे लगता है ये एक बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। दूसरा है कि हमारी जो करेंसी है बहुत स्ट्रांग हो गई है, क्योंकि लास्ट ईयर तक करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ही बढ़ गया था और ऑयल प्राइस भी बढ़ गई थी। अभी ऑयल प्राइस कम हो गई है तो उसका बेनिफिट भी हमको आ रहा है। तो करेंसी बहुत स्टेबल हो गई है, उससे फॉरेन इनफ्लो में कॉन्फिडेंस आता है। ग्लोबली भी आप देखें तो रिस्क ऑन ट्रेड हो गया है, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे थे आज वो सब बिल्ड इन हो गए हैं। कि आज अब लास्ट यूएस फेड में भी जो भी बेरिश कमेंट मारी है उसके बाद भी आप देखें तो मार्केट ऑल टाइम हाई पे जा रहा है वहां पे। और नैस्डैक 35% ऊपर चले गया है। एस&पी 500 16% ऊपर गया है ये साल में। इंडिया ने अभी तक उतना परफॉर्म नहीं किया है जितना यूएस ने परफॉर्म किया है। तो मुझे लगता है ये तो शुरुआत है इंडिया के लिए। जैसे इकोनॉमी ग्रो हो रही है, जैसे कॉर्पोरेट अर्निंग्स आ रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ से एक 2 साल का बुल रन सामने खड़ा है। इंडिया की जो ग्रोथ आ रही है और रिलेटिवली इंडिया की जो परफॉर्मेंस है ग्लोबली आज बहुत स्ट्रांग है। तो एमएससीआई में भी आप देखें तो हमारा प्रीमियम चल रहा है और वो प्रीमियम रहेगा। ये प्रीमियम कम नहीं होगा, क्योंकि जो डिमांड सप्लाई इक्वेशन चल रहा है ग्लोबली, इंडिया के लिए एलोकेशंस हाई रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ है, ग्लोबली रिसेशन चल रहा है। तो मुझे लगता है कि हमारा ये ऑल टाइम हाई से एक नया हाई मारेगा। जब भी स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई मारता है तो नया हाई मारने की चांसेस बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से मैं और भी बुलिश हूँ। अगले 1 साल में मेरा टारगेट 21,000 का है। अगर आप निफ्टी का प्राइस या निफ्टी की ईपीएस देखें तो 1,050, 1,1100 की 2 साल में हो सकती है। तो अगर मैं 20 टाइम्स भी देता हूँ तो 21,000 का टारगेट मुझे दिख रहा है यहाँ से। ओके, तो 21,000 की टारगेट आराम से बन सकते हैं। 2 साल के लिए बुल रन में रहेगा मार्केट। ऐसे में 2 साल के व्यू से अगर पैसा लगाना है तो सर कहाँ लगाना है? हाँ जी, तो मैंने पिछली बार भी 2-3 सेक्टर्स के बारे में बात की है।
बैंक्स में जब भी इकोनॉमी अच्छा करती है तो बैंक्स में बहुत अच्छी बढ़त आती है और नंबर्स अच्छे आते हैं। अब मैं बैंक्स में अगर स्पेसिफिक बैंक्स की बात करूं तो हमारे प्राइवेट बैंक्स तो अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन उनको आउट परफॉर्म कहाँ से होगा, कौन से सेगमेंट्स बैंक में आउट परफॉर्म करेंगे? मुझे लगता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आज भी बहुत वैल्यूएशन गैप है प्राइवेट सेक्टर बैंक से। ग्रोथ आने वाली है सब बैंक्स में, इकोनॉमी ग्रो होगी तो हर एक बैंक में ग्रोथ आएगी, लेकिन अगर आप देखो तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की वैल्यूएशन प्राइवेट सेक्टर बैंक से आधी है। 0.5 to 1 टाइम प्राइस टू बुक जो बोलते हैं एडजस्टेड बुक उनका चल रहा है। लेकिन आज हम अगर बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक्स के नंबर देखें तो उनके पब्लिक सेक्टर बैंक्स के नंबर और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के नंबर बिल्कुल सामान्य से हो गए हैं, मतलब एकदम इक्वल जैसे ही हो रहे हैं स्लिपेजेस में, या आप एनपीए में भी बोलो, या आप ग्रोथ में बोलो, या रिटर्न ऑन इक्विटी जो मेन क्राइटेरिया होता है बैंक्स में, आज सबका 15-16% होते जा रहा है टॉप बैंक्स का, अगर आप एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा देखते हैं। और क्यों उनको हम 0.81 टाइम दे रहे हैं अगर हम एडजस्ट कर रहे हैं उनके सब्सिडरीज की वैल्यूएशन को? तो मुझे लगता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का ये एक बड़ा री रेटिंग स्टोरी है नेक्स्ट 2 साल में, क्योंकि 3-4 क्वार्टर में मार्केट को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इनमें आज नंबर स्टेबल हो गए हैं। 10 साल से ये देखा नहीं है हमने। तो एक पब्लिक सेक्टर बैंक्स है। दूसरा होम हाउसिंग फाइनेंस जो मैंने आपको बताया लास्ट टाइम भी, इसमें भी मुझे ग्रोथ लग रही है। एचडीएफसी तो है ही, लेकिन उसमें भी 4-5 अच्छी कंपनीज है जिसमें ग्रोथ आ सकती है। होम इंप्रूवमेंट, हाउसिंग रिलेटेड, हाउसिंग गैप हमने लास्ट टाइम बात की थी कि 3 करोड़ से ज्यादा हाउसिंग गैप है इंडिया में, तो ये अर्बन एरियाज की बात कर रहा हूँ। तो ये होम इंप्रूवमेंट सेक्टर में ट्रांसलेट होगा, और उसके जो सेगमेंट्स हैं जैसे कि टाइल्स हो गए या सैनिटरी वेयर हो गया, उसमें काफी बढ़त आ सकती है। उसके कनेक्शन में जो सैनिटेशन रिलेटेड कंपनीज है, जैसे पाइपिंग कंपनीज है, जो होम इम्प्रूवमेंट और होम रिलेटेड, हाउसिंग रिलेटेड कंपनीज है, उनको फायदा जल जीवन मिशन से भी होगा, उनको फायदा इरिगेशन से भी होगा, वाटर एंड सैनिटेशन से भी होगा। तो पाइपिंग कंपनीज जो है उनको भी इस एंगल से फायदा होगा। दूसरा सेक्टर जो मुझे पसंद है वो है जैसे फार्मा में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो गया, या आप एग्रोकेमिकल्स में भी देखो तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत ही अच्छी सेक्टर है, जहां पे चाइना का जो कॉस्ट इंक्रीज का फायदा हमको आ रहा है। तो नेक्स्ट 5-10 साल 15 साल तक ये बेनिफिट चलते रहेगा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में। मुझे लगता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन चल रहा है इन कंपनीज में। इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस, ये 3 दूसरे सेक्टर्स हैं जहां पे बहुत ग्रोथ आ सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत इन्वेस्टमेंट्स करके रखी है, और सबके ऑर्डर बुक्स आज बहुत ही सॉलिड हैं। जी चलिए, बहुत सारे आइडियाज हैं, अभी भी इस बाजार में रैली हो रही है, बट यहाँ पर फ्रेश निवेश के भी ढेरों आइडियाज हैं। फेरवानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज जी बिजनेस को अपना वक्त देने के लिए और बाजार पर अपना नजरिया शेयर करने के लिए। आइए